नमस्कार, मैं विद्याराज लक्ष्मी आप सभी दर्शकों का स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपको साधारण भी लग सकता है और गंभीर भी। साधारण इसलिए लग सकता है क्योंकि आमतौर पे भारत में 100 में से 90 लोग इस बीमारी को हर रोज फेस कर रहे हैं, और गंभीर इसलिए क्योंकि फेस कर रहे हैं उन 90 लोगों को ये नहीं पता है कि ये बीमारी काफ़ी गंभीर भी है, क्योंकि ये साधारण भी है और गंभीर भी, ये एक दूसरे से को रिलेटेड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो साधारण भी है और गंभीर भी। ये बीमारी है पेट एवं पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां। आमतौर पे पेट में जो गैस बनती है, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं, वो सब लोग फेस कर रहे हैं। वो एक कम उम्र के लोग या युवावस्था के लोग और वृद्धावस्था के लोग, सभी उम्र के लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और खासकर उन लोगों में एक मिथ है कि ये तो गैस है, सुबह खाली पेट गैस का टैबलेट लेंगे ये बीमारी दूर हो जाएगी। इसको बहुत ही वो नॉर्मल तरीके से ट्रीट करते हैं और आगे जाकर ये गंभीर बन जाता है। लेकिन आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पेट एवं पाचन संबंधित कौन सी बीमारियां हैं, इनके कारण क्या हैं, इनके लक्षण क्या हैं, और सबसे खास बात कि इसका निदान हम कैसे करेंगे। तो इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार अभिषेक आनंद सर, जो एक गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पेट पाचन संबंधित जो डॉक्टर हैं वो हैं। तो सर, मैं आज आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सर, ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, सब लोग हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पेट में पाचन संबंधित कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जी देखिए, आमतौर पे अगर भारतीय सिनारियो में देखा जाए तो हमारे बीच मैक्सिमम लोगों, लगभग 100 में से 90 लोगों को कुछ ना कुछ पेट से संबंधी कुछ ना कुछ शिकायतें हमेशा रही हैं। एक तो सबसे पहले जो शिकायत हमेशा लोग कहते हैं कि पेट का भारीपन लगना, खाने का मन नहीं करना, पेट भारी लग रहा है, एक पेट के ऊपरी साइड में हल्का हल्का पेन होना, कभी कभी नौसिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मितली आना जिसको हिंदी में बोलते हैं, वोमिटिंग की टेंडेंसी होती है। साथ में बॉवेल हैबिट जो हम लोग बोलते हैं कि खाने के बाद किन्हीं को खाने के तुरंत बाद मोशन पास करने के लिए जाना पड़ता है। साथ में बीच बीच में कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन या बीच में डायरिया आ जाता है। इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें हैं जो, और साथ में बहुत लोगों का ऐसा होता है कि दिन में बहुत बार मोशन पास करने जाना पड़ता है। तो ये कुछ सामान्य बीमारियां हैं जिनसे मैक्सिमम लोगों को गुजरना पड़ता है। तो ये तो बहुत प्राइम और बहुत सामान्य लक्षण है। साथ में कभी कभी मुंह में जब आप बहुत एक सीवियर पेन होना, जो अल्सर होने के केस में होता है, खाने के बाद हो या खाने के पहले हो, वो तो लोकेशन पे होता है। और लैट्रिन के साथ ब्लड आना, ये जो एक सीवियर ये है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इनकी सीवियरिटी डिपेंड करती है कि किस एज में ये प्रेजेंट कर रहे हैं। यही चीज़ अगर एक किसी 20 साल के किसी पर्सन को है तो अलग मान्य होता है उसका। वही चीज़ अगर 50 साल के बाद का होता है तो उसका अलग मान्य होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कब नज़रअंदाज कर रहे हैं और कब नहीं करना चाहिए। तो सर, अभी जैसे आपने बताया उसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को यूज किया कि उसमें कब्ज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है, एज बेस्ड आपने प्रॉब्लम बताया कि उसके आधार पे हम उसको करेंगे। तो सर, सबसे पहले हमें आप ये बताइए कि शुरुआती लक्षण इसका क्या होता है, जिससे हम ये पता कर सके कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, ये खराब हो रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो पाचन तंत्र खराब की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये शिकायतें पिछले आप 1-2 दशक में देखोगे तो ज़्यादा है। कारण है कि हम लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत हद तक चेंज हुआ है। पहले लोग काम करते थे, दिनचर्या में उनके बहुत हद तक वर्कआउट शामिल था, जो नॉर्मल जो करते थे, दौड़ते थे, साइकिल चलाते थे। पिछले 1-2 दशक में हमारी लाइफस्टाइल लग्जरी के साइड में चली गई है। तो इन सब चीज़ों में ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी में भी और साथ में लोगों, मैक्सिमम लोगों के साथ ये बढ़ा है। तो हम लोगों को जो पहला चीज़ है कि क्या प्रेजेंट करता है, तो देखना होगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर जो बहुत
ओबीज हैं, जो थोड़ा मोटे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जो बहुत जिनका लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है, उन लोगों में ये काफ़ी कॉमन है। वो जैसे कॉमन है ना, एक ऊपरी भाग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना, राइट अपर क्वाड्रेंट हम लोग बोलते हैं, मतलब लीवर के नीचे में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होना। साथ में क्या होता है कि आपका खाने का मन नहीं करना, पेट हमेशा एक थोड़ा सा खाने के बाद भी फूला फूला लगना, लैट्रिन में हमेशा एक मोशन चेंज करना, मतलब आप 3 दिन तक आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, उसके बाद 3 दिन तक आपको लगता है कि नहीं मेरा नॉर्मल पास हो रहा है। तो ये सब चीज़ ट्रांजिएंट है, जिसको हम लोग गौर नहीं करते हैं, बट ये किसी ना किसी बीमारी जो हम लोग बोलते हैं वो गट रिलेटेड किसी ना किसी बीमारी की ओर संकेत करते हैं। ओके, तो सर ये तो आपने सिम्टम्स बताया, इसके कारण जैसे अभी आपने बताया कि एक अच्छा लाइफ स्टाइल, लग्जरियस लाइफ स्टाइल, तो क्या सिर्फ एक वही कारण हो सकता है या खान पान से संबंधित भी कुछ रीजंस हो सकते हैं? डेफिनेटली खान पान से संबंधित तो रीजंस हैं, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे वेस्टर्नाइजेशन हमारा होता जा रहा है, हम लोग वेस्टर्न डाइट फॉलो करते जा रहे हैं, जिसमें हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ज़्यादा है, प्रोटीन और फाइबर्स, जो कि हमारे शरीर के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फाइबर ही हमारे स्टूल मतलब लैट्रिन का एक वॉल्यूम बनाते हैं, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो एक तो ऑब्वियसली ये चेंजेस हुआ है। दूसरा है कि हम लोग कितने मोबाइल हैं, हम लोग कितना चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी हमारे गट का मोटिलिटी मतलब गट का मूवमेंट बहुत इफेक्ट करता है। तो जिस तरह से अभी रिसेंट में लोगों की दिनचर्या हो गई है, दिन भर ऑफिस गोइंग वर्क, सुबह उठना है, थोड़ा काम किया और सिर्फ जाकर के सिर्फ डेस्क जॉब पे बैठे हुए हैं, तो इस दिनचर्या में ऑब्वियसली उनकी दिनचर्या भी शामिल है। और साथ में कुछ बीमारियां जो कि मोटा होना, डायबिटीज़, बहुत लॉन्ग रन से जिनको बहुत दिन से कुछ दवाइयाँ जो ले रहे हैं, ये सब भी कॉन्स्टिपेशन या ये एसिडिटी करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी जैसे सर आपने बताया कि बहुत टाइम से दवाइयाँ ले रहे हैं, जनरली जो हमारा देश है भारत, तो हम लोग जानते हैं कि भारत की आधी आबादी जो है वो गाँव में निवास करती है, और गाँव के लोगों में एक बहुत ही कॉमन समस्या है कि पेट फूलना या मितली जैसा आना, हेडेक होना, वो सबको वो लोग जोड़ देते हैं, तुमको गैस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टैबलेट ले लो ठीक हो जाएगा। तो ये गैस का टैबलेट लेना कितना सही होता है और कितने टाइम तक इसको लिया जाना चाहिए एक्चुअल में? देखिए, अगर हम लोग कोई भी मेडिसिन की बात करें ना, तो उसके पीछे एक चीज़ लिखा होता है कि इट शुड बी टेकन अंडर प्रिस्क्रिप्शन एंड सुपरविजन। बिल्कुल, क्योंकि वो मेडिकेटेड है, हर किसी दवा का एक साइड इफेक्ट होता है और एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए ही वो चलना चाहिए। गांव में या भारत के साथ एक दुविधा है कि हम लोगों को कोई भी दवा बहुत इजीली ओवर द काउंटर मिल जाती है। किसी भी केमिस्ट के पास जाते हैं, हमने दवा बोला वो मिल जाती है। बाकी विदेशों में जाएंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, प्रॉपर एक डॉक्टर का ड्यूरेशन चाहिए कि किस कारण से उन्होंने प्रिस्क्राइब किया, तभी आपको मिलेगा। बट हाँ, अगर गैस की दवा की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवा है। हर किसी ने कभी ना कभी यूज किया है। इवन हमारे ओपीडीज वगैरह में ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि पिछले 10 साल 15 साल से यूज कर रहे हैं, बट ये सही नहीं है, क्योंकि एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए ही किसी भी बीमारी में एक निश्चित ड्यूरेशन के लिए ही इनका प्रिस्क्रिप्शन होता है। एसिडिटी के लिए अलग है, किसी को अल्सर हो रखा है तो उसका ड्यूरेशन अलग है, किसी दवा के साथ में देना है तो उसका ड्यूरेशन अलग है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिशियन ही बता सकते हैं। और इन सब दवाइयों का साइड इफेक्ट है, आपको ये समझना होगा कि ये आर्टिफिशियल है, तो ऑब्वियसली साइड इफेक्ट है। लॉन्ग रन में ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तकलीफ जरूर देंगे। जी। तो जैसे सर गैस हो रहा है, तो गैस का सामान्य जो लक्षण आपने बताया कि थोड़ा पेट ऐसे भारी लगना, जी मितलाना, तो हम कैसे समझे, मतलब अगर जनरल ये है और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएंगे और कैसे पता चलेगा कि अब हमें दवा की जरूरत है? हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में ना अलार्मिंग सिम्टम्स बोलते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं। एक तो एज पे डिपेंड करता है। 50 साल के ऊपर अगर ये न्यू ऑनसेट सिम्टम, मतलब नया सिम्टम अगर एराइज हुआ, तो आप इसको कृपया करके कैजुअली ना लें, क्योंकि ये कुछ गंभीर बीमारियों की ओर जाता है। इवन इसमें से आपको अल्सर्स, कभी कभी हो सकता है कि गैस्ट्रिक कैंसर्स के लिए भी एक ये प्रेजेंटेशन कर सकता है। तो 50 साल के ऊपर अगर ये बीमारियां आती हैं तो उसको काइंडली ईजिली ना लें। ये ऑब्वियसली इसके लिए अलग एक इन्वेस्टिगेशन हम लोग प्लान करते हैं। वही 20 साल से 30 साल या बचपन में आता है तो हम लोग का डायग्नोसिस या थिंकिंग अलग हो जाता है। पहला चीज़ तो ये।
दूसरा चीज़ है कि अलार्मिंग सिम्टम्स में क्या आता है कि अब डिस्पाइट आपको बहुत भूख नहीं लग रहा है, इवन आप खा रहे हैं, आपको कंटिन्यूअस वोमिटिंग हो रहा है, आपका वेट लॉस होता जा रहा है, आप खाने के बावजूद आपका वेट लॉस होता जा रहा है, आप इवन आपके पॉटी में ब्लड आना शुरू हो रहा है, ये या ऐसा हो रहा है कि हमेशा आपको डायरिया हो रहा है। तो ये कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल सिम्टम्स के साथ ये हम लोग को अलार्म करते हैं कि हाँ इनको कुछ गंभीर बीमारी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जानना ज़्यादा जरूरी है। और सर ये भी होता है कि बहुत सारी महिलाएं, आमतौर पर महिलाओं को होता है कि वो बहुत लंबे समय तक भूखे रह जाती हैं, तो उसके कारण भी कहीं गैस ऐसा जी ये एक गलत धारणा मैं बोलूँगा, पहले से हमेशा चला आता था कि हाँ ब्रेकफास्ट एक मेजर मील होता है, फास्टिंग करने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी होता है। बट अभी जो सिनेरियो है जिसमें एक वेट लॉस का सबसे बढ़िया माध्यम है कि आप एक कितने लंबे ड्यूरेशन तक का फास्टिंग कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग हम लोग बोलते हैं। ऑब्वियसली उससे थोड़ी समस्या होती है, लेकिन ऐसा कि हाँ आप ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, सुबह नहीं खा रहे हैं तो उससे एसिडिटी होगा, ये ऐसा बोलना थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये गलत धारणा ही है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, जिसको लोग अभी तक समाज में विद्यमान करके रखे हैं। क्योंकि एक्चुअली पुराने समय में क्या होता था, सब लोग काम पे जाते थे तो उनके लिए सुबह का एक मेजर मील होता था। ब्रेकफास्ट इसलिए बोलते थे क्योंकि दिन भर काम करना है, उनके पास वो सहूलियत नहीं थी, दूर गए वहाँ पे कुछ खाने का मिलेगा कि नहीं। तो इसको ऑब्वियसली एक धारणा बनाया गया कि हाँ आपका ब्रेकफास्ट एक मेजर मील होना चाहिए। बट समय के हिसाब से फिर ये ऑब्वियसली चेंजेस हुए हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जहाँ पे वेट लॉस लोग कर सकते हैं, उसमें बहुत लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। उनसे एसिडिटी होगा कि नहीं वो तो उनके ऑब्वियसली क्या दवाइयाँ वो पहले से खा रहे हैं, उनका शारीरिक कंडीशन क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम पहले से रहा है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। मतलब वेट लॉस जर्नी में हम क्या ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं ऐसा? मतलब इससे सही में एसिडिटी, अगर हम कोई दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं तो? जी देखिए आप अगर वेट लॉस जर्नी में देखा जाए तो एक इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम लोग बोलते हैं, ये एक तरीका है, वो आपको सहूलियत देता है, हेल्प करता है कि आप अपनी कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर सकें, कैलोरी को कट कर सकें। तो उसमें क्या है कि आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 16:8, मतलब आप 16 आवर्स फास्टिंग करते हैं या 8 घंटे खाते हैं। उसके अलावा ऐसा होता है कि आप 20 आवर फास्टिंग करते हैं, 4 घंटे के ड्यूरेशन में खाते हैं। तो ये एक तरीका है। देखिए इसको टॉलरेट करने का हर किसी का कैपेसिटी अलग होता है। कुछ लोगों में इनिशियल फ्यू डेज में जरूर लगता है कि हाँ मुझे एसिडिटी या खालीपन लग रहा है या पेट भारी भारी लग रहा है, बट वो इवेंचुअली वो जनरली सबसाइड हो जाता है। हाँ अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन में रह गया तो ऑब्वियसली आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, क्योंकि ये आमतौर पे ये सबको लगता है कि अगर बहुत समय तक आप भूखे हैं तो आपको गैस बन ही जाएगा पेट में। ये बहुत नॉर्मल सा मिथ है हमारे समाज में। अब आगे बढ़ते हैं सर, जैसे ये तो हो गई गैस की समस्या, तो गैस की समस्या के बाद जैसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेरा प्रभावित करता है, उसमें हम देखते हैं कि आमतौर पे कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है और उससे हमारा गट हेल्थ बहुत प्रभावित हो रहा है। तो उसका क्या सिम्टम्स है सर? जी देखिए, पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि हर चीज़ को हम लोग कॉन्स्टिपेशन नहीं बोल पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकल भाषा में एक मतलब एक डेफिनेशन है, बट साधारण भाषा में अगर मैं उसे बताऊं तो एक नॉर्मल इंसान पर डे 3 मोशन से लेकर के पर सप्ताह में 3 मोशन तक पास करता है। मतलब हर अल्टरनेट डे पे भी उनको अगर मोशन पास कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है। तो इसके ऊपर इसमें चेंजेस अगर आते हैं तब हम लोग उनको अपनी भाषा में कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 दिन पे मोशन पास करना भी इज नॉर्मल। तो इससे अगर ड्यूरेशन चेंज आ जाता है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग करना पड़ता है स्टूल पास करने के समय, या ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत लोग मैनुअल इवैक्यूएशन करते हैं, उंगली से निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि जाने के बाद बहुत अच्छे से स्टूल पास नहीं हुआ। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जिसके बाद ही हम लोग उनको बोल पाते हैं कि एक्चुअली में उनको कॉन्स्टिपेशन है। बट ये समझना जरूरी है कि हर चीज़ को कॉन्स्टिपेशन में रखना थोड़ा मुश्किल है। और गट हेल्थ कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द रीजन कि कॉन्स्टिपेशन गट हेल्थ उसको दिखाता है, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिससे गट हेल्थ प्रभावित होता है, प्रभावित होती होंगी। जी। मतलब इसको सिर्फ ये नॉर्मल है 2 और 3 डेज का ड्यूरेशन, ये नॉर्मल है फॉर, मतलब वही बोला मैंने कि हर अल्टरनेट डे पे भी मतलब सप्ताह में 3 मोशन भी पास करना इज नॉर्मल। जी। तो इसमें भी कुछ ऐसा एज बेस्ड क्राइटेरिया तो नहीं है? एज बेस्ड क्राइटेरिया नहीं है। बच्चों में आप देखोगे, जनरली बच्चों में आप देखोगे तो जनरली वो 2 या 3 दिन के बाद ही एक बार बाथरूम करने
वॉशरूम करने जाते हैं। एडल्ट में धीरे धीरे बायोलॉजिकल क्लॉक से ये हो जाता है, फिर ये जैसे जैसे एज बढ़ता है हम लोग का गट का मोटिलिटी थोड़ा कम होता है, तो ये फिर प्रभावित होता है, फिर एक दो अल्टरनेट डे पे जाना, सप्ताह में 3 या 4 बार जाना, ये तो ये हम लोग इसको नॉर्मल मान के चलते हैं। ओके जी। तो सर ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। जैसे आमतौर पे हम लोग ऐसा प्रायः देखते क्या है, हम लोग डेली ऐसा महसूस भी करते हैं, लोग कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो जनरली हम लोग कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसको आप लोग एक नहीं समझें। और जैसा कि सर ने बताया कि 2-3 दिन पे जाना, मतलब ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है, ये नहीं कि एक सही से नहीं हो रहा है तो हमको प्रॉब्लम हो गया है, तो ये सब थोड़ी सी हमें सावधानी खुद से भी बरतनी होगी। और सर एक और चीज़, जैसे कॉन्स्टिपेशन में पाइल्स और फिसर जैसी समस्या भी बहुत आम हो गई हैं, और बहुत लोगों में ऐसा देखा जाता है कि मतलब आफ्टर ऑपरेशन भी वो सही नहीं हो पाता, तो ये पाइल्स एक अलग चीज़ होता है और फिसर एक अलग चीज़ होता है। अच्छा। पाइल्स जनरली जो फेस लोग करते हैं वो पेनलेस होता है, ब्लीडिंग होता है, लैटरिन के बाद 2-4 बूंद ब्लीडिंग होता है, और वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। बहुत लोग जो बैठते हैं लैट्रिन करने या मोशन पास करने, तो उस समय बहुत प्रेशर देते हैं, जिनका कॉन्स्टिपेशन टाइप का या बहुत हार्ड स्टूल होता है वो प्रेशर देते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा प्रोलैप्स होता है और वहाँ से ब्लीडिंग वगैरह होता है। उसकी भी ग्रेडिंग है, तो उस पर तो अभी हम लोग डिटेल में बात ना करेंगे। और दूसरी फिसर होती है जो कि पेनफुल होता है। वो क्या होता है कि एक तरह से अगर मैं बताऊँ तो एक तरह का चीरा लग जाता है आपके वो कोलोन में, जिसके कारण पेनफुल होता है। तो डिपेंड करता है ये किस कारण से हो रहा है। अगर आपको किसी अंडरलाइंग बीमारी के कारण हो रहा है तो आपको उस बीमारी का ट्रीटमेंट करना होगा, तब जाकर के ये ठीक होगा। हेमोरॉइड्स वगैरह का ट्रीटमेंट क्या है कि अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ज़्यादा प्रोलैप्स ना हो और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, बहुत सर्जरी हम लोग सर्जरी की ओर नहीं जाते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, वज़न कम करना, पानी ज़्यादा पीना, ज़्यादा फाइबर खाना, कुछ स्टूल सॉफ्टनर है, जिसके द्वारा पेशेंट बहुत दिन तक कैरी फॉरवर्ड करता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक नैरो रास्ता है। इवन आप सर्जरी जब कर देते हैं तो जो भी चीज़ें हील होती हैं ना वो फाइब्रोसिस के साथ हील होती हैं, तो वो नैरोइंग फिर से होने के चांसेस रहते हैं। तो वो रिएकर तो नहीं करेंगे, रिएकर करते भी हैं बहुत, क्योंकि वो एक तरह से वेसल्स का गुच्छा होता है जो फूल जाता है और वहीं से ब्लीड होता है, तो रिकर करने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको ऑपरेशन के बाद भी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल्स के अगर चाहोगे कि पहले जैसा हम फॉलो कर रहे थे वैसा ही करते रहें और ये ना हो, तो थोड़ा मुश्किल है। ऑब्वियसली आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खान पान में चेंजेस, अपना वर्कआउट एंड ऑल सब कुछ आपको चेंज करना पड़ सकता है। सर अभी आपने एक टर्म यूज किया कोलोन, जी। जैसे हम लोग ये जो पाइल्स फिशर संबंधित बीमारियां होती हैं तो या गट हेल्थ से संबंधित, तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी करके, तो उसके बारे में सर कुछ हमें बताएं। देखिए, इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी के बारे में भ्रांतियां बहुत हैं। पहली तो भ्रांतियां हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत लोगों को कराने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, बहुत टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली समय चेंज हो चुका है। अभी आजकल बहुत अच्छे मशीन्स आ गए हैं, बहुत फ्लेक्सिबल मशीन्स हैं, तो ईजिली किया जा सकता है। और इनका स्पेसिफिक इंडिकेशन है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी जाएगा और सब में होता है, तो स्पेसिफिक इंडिकेशन है। इंडोस्कोपी से हम लोग अपना खाने की नली, पेट और छोटा हाथ का कुछ पार्ट देख पाते हैं। कोलोनोस्कोपी से हम लोग बड़े आंत को देखते हैं, तो छोटे आंत तो फिर भी बचा रह जाता है, तो वो देखने के लिए अलग मशीन्स आती है, बट ये पार्ट में देखते हैं। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट को नीड क्या है। जिनको किसी भी पेशेंट को अगर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि अल्सर है, तो इंडोस्कोपी के बिना वो दिखना मुश्किल है। कोलोनोस्कोपी में जिनका मोशन के साथ ब्लड आ रहा है, जिनको कंटिन्यूसली उनका मोशन चेंज होता है, कभी डायरिया होता है, तो कुछ बीमारियों को सस्पेक्ट करके, या ओल्ड एज में जिनका हम लोग को ट्यूमर का सस्पिशन होता है, तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी करना नहीं, तो क्योंकि जब तक करंट विजुअलाइजेशन नहीं होगा वहाँ से बायोप्सी हम लोग नहीं ले पाएंगे। उस चीज़ के लिए आगे ट्रीटमेंट को प्लान करना भी मुश्किल है। तो ये स्पेसिफिक इंडिकेशन के लिए ही होता है। ऑब्वियसली गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपका प्लान तभी करते हैं जब उनको लगता है कि हाँ कोई बीमारी है जो कि आपके एज डिपेंडेंट है, या आप बहुत दिन से दवाइयाँ खा रहे हैं उसमें चेंजेस नहीं आ रहा है, तो आफ्टर सस्पिशन जनरली होता है। मतलब समटाइम्स इस तरह का सिम्टम्स होना, उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशन के तौर पे नहीं ले सकते हैं जी। ओकेजनली तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पेट संबंधी हमेशा ही होता है। कल रात में किसी ने पार्टी किया, कहीं बाहर में खाया, कल रात में पानी कम पिया, तो ये थोड़ा बहुत होता रहता है। बट अगर ये कंटिन्यूअस हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको इग्नोर करना सही नहीं होगा। उसको आपको थोड़ा सा
ऑब्वियसली उस बात के लिए अपने फिजिशियन या डॉक्टर से फॉलोअप जरूर करना चाहिए। फॉलोअप जरूर करना चाहिए। जैसे सर अभी थोड़ा सा हम अगर इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गैस से संबंधित या कॉन्स्टिपेशन से, पेट से संबंधित जो भी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आता है फैटी लिवर। जी। तो फैटी लिवर का क्या कारण है, इसके बारे में भी थोड़ा। जी देखिए, फैटी लिवर का कारण तो बहुत सारा है, बट इंडिया में अगर बात करें तो सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। हम लोग इंडिया में अभी, इंडिया जो है डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हो गया है। लगभग 30 to 40% लोगों को इंडिया में डायबिटीज़ है, और उनमें से जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें फैटी लिवर के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। जो लोग ओबेसिटी हैं, जो लोग ओबीज हैं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम लोग एक टर्म बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उनमें जिसमें प्रेशर थोड़ा सा मार्जिनली इंक्रीज है, जिनका कमर वेस्ट का लेंथ ज़्यादा है, और जिनका प्री हाइपरटेंसिव है, तो ये क्राइटेरिया आता है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ में बहुत दिन से जो लोग स्टेरॉइड या बोल के ड्रग खाते हैं, एक मैं आप लोग इंसिडेंट ज़रूर बताऊंगा कि गांव वगैरह में क्या होता है कि बहुत लोग दर्द की दवाइयाँ बेचने आते हैं, घुटने दर्द की। तो वो सब दवा जो है ना, वो स्टेरॉइड होता है जनरली, तो वो बहुत नोटोरियस है ये करने की, सब लोगों को फैटी लिवर के चांसेस बढ़ा देता है। तो ऑब्वियसली वो लेने से पहले भी लोगों को सोचना चाहिए, और फैटी लिवर के बारे में जानना भी जरूरी है कि हम लोग कब बोलते हैं कि फैटी लिवर एक्चुअली है। तो फैटी लिवर का अगर साधारण भाषा में बात करें तो बस एक ही चीज़ होता है कि आपके लीवर में फैट जम गया जी, और वो फैट जमना वो नॉर्मल है, हमारे में भी होगा, आपके में भी होगा, सब में होगा। बट एक निश्चित टाइम के बाद वो क्या करता है कि लीवर में सूजन उत्पन्न करने लगता है, और वो सूजन के कारण धीरे धीरे लीवर जो है अपना उसका कार्य क्षमता कमता है, और धीरे धीरे लीवर डैमेज की ओर चला जाता है। इवेंचुअली वो सिरोसिस तक में बदल सकता है। तो आपको वो जानना जरूरी है कि फैटी लीवर सिर्फ और सिर्फ ये कि हाँ बस मेरे लीवर में फैट है, ऐसा नहीं है। वो एक लॉन्ग रन में आपको एक क्रिटिकल इलनेस तक की ओर ले जाता है। तो आपको ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए अगर आपको सस्पिशन है तो ऑब्वियसली आपने तो उसका शुरुआती लक्षण क्या हो सकता है सर, कैसे मतलब? जी, शुरुआती लक्षण तो एकदम पहला तो यही है कि आपका एक हमेशा एक डिस्कम्फर्ट लगा रहता है आपको अपने छाती के दाहिने साइड में, नीचे साइड में जहाँ पे हम लोग का लीवर होता है, वहाँ पे एक डिस्कम्फर्ट फील होता है। बहुत लोगों में 90% लोगों में ये असिम्प्टोमेटिक होता है। आपको पता ही नहीं है कि आपको फैटी लीवर है और आपके लीवर में डैमेज चल रहा है। बहुत लोगों में क्या होता है कि ये पेट दर्द के रूप में आता है। बहुत लोग में जो ओबीज हैं उनमें खाना हर समय थोड़ा सा जलन रहना, या इवन ऐसा होता है कि उनको खाने का मन नहीं करना, एक सब समय थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग फील करना। तो ये बहुत इनिशियल लक्षण है। बाद में तो जॉन्डिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है जब लीवर खराब हो जाता है। बाद में पेट में पानी आना, सिरोसिस जब होता है फुल ब्लोन तो पेट में पानी आना। इवन ऐसा भी होता है कि अल्टर्ड सेंसोरियम जो हम लोग बोलते हैं कि दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये एडवांस स्टेज में जब सिरोसिस के साथ ये प्रेजेंट करता है तो ये हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, शुरुआती लक्षण इसके पकड़ में नहीं आते, क्योंकि 90% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है। आप सोचते हो कि आपको कुछ नहीं है, लेकिन आपका अगर टेस्ट किया जाए, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट, तो उसमें आपका फैटी लिवर पता चलता है कि हाँ आपको डैमेज भी कर रहा है। जी, ये सर ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी दी, और ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम तौर पे जैसा सर ने बताया कि महिलाएं क्या करती हैं, घुटना में दर्द है, कोई भी पेन किलर, और ख़ास तौर पे हम लोग देखते हैं कि गांव वाले एरिया में या फिर आजकल तो बहुत सारे शहर में भी ऐसे तंबू वगैरह लगा के जो जड़ी बूटी क्या क्या करके लोग सेल करते हैं, वो सब कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो सब आप थोड़े से समय के उसको क्या कह सकते हैं कि थोड़ा आराम के लिए हम उसको ले लेते हैं, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको उसको थोड़ा ज़्यादा झेलना पड़ जाएगा। आगे चलते हुए सर मैं एक बीमारी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, आईबीएस क्या है सर? जी देखिए, मीनिंग पे अगर जाए तो हम लोग इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि एक निश्चित टाइम पे हम लोग देखते हैं कि निश्चित समय के लिए ये सिम्टम्स हैं या नहीं। उसमें जो बोलते हैं हम लोग कि एक एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, जो पॉटी करने के बाद से जनरली डिस्कम्फर्ट कम हो जाता है। अच्छा। चेंज इन फॉर्म ऑफ स्टूल, मतलब बीच में कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी डायरिया होगा, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बोलते हैं हम लोग कि दिन में कभी एक बार जाना पड़ रहा है, कभी 3-4 बार जाना पड़ रहा है, ऐसा भी होता है। तो ये एक
आपको हम लोगों को एक अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है, हम लोग उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं और अगर ऐसा उनका आने का प्रेजेंटेशन है कि उनको ये परेशानियाँ है, तो हम लोग एक निश्चित धारणा पे पहुंचते हैं कि उनको आईबीएस हो सकता है। ऑब्वियसली आईबीएस किसी को बोलने से पहले और कुछ कुछ बीमारियों को रूल आउट करना पड़ता है, क्योंकि आईबीएस के लिए स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है। वो एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन हो जाता है। बहुत कुछ बीमारियों को हम लोग रूल आउट कर लेते हैं, फिर पेशेंट्स के सिम्टम्स के हिसाब से फिर उनको कैटेगराइज करते हैं और उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट होता है। तो ये बहुत कॉमन है इंडिया में। मैक्सिमम लोगों को आईबीएस की शिकायत है और आईबीएस का भी चूंकि ग्रेडिंग अलग अलग है, बट स्टिल आईबीएस इज वेरी कॉमन। मैक्सिमम लोगों को आपको, चूंकि हम लोग का हैबिट भी चेंज हो रहा है, तो ये आपको देखने मिलेगा। हैबिट से सर एक मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे डे टू डे लाइफ में जो हम जैसे यंग जनरेशन के लोग हैं, वो सिटिंग जॉब जो रहती है उसके कारण, स्ट्रेस के कारण, तो ये कहाँ तक को रिलेट करता है स्ट्रेस और जो हमारा एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन, ये सब कहाँ तक तो रिलेट करता है? हम लोग ना गैस्ट्रो में एक टर्म यूज करते हैं, गट ब्रेन एक्सिस। गट ब्रेन एक्सेस जी। अच्छा। कि अगर आपका ब्रेन हेल्दी है तो गट भी हेल्दी रहेगा, या गट अनहेल्दी है तो ब्रेन भी अनहेल्दी रहेगा। अच्छा। तो ये वाइस वर्सा है। तो स्ट्रेस अगर आपके ब्रेन पे इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो आपको प्रेजेंट करता है गट डिफरेंट फॉर्म्स में, गट के रूप में। किसी को क्रैम्प्स आना, आपने खुद फील हुआ होगा एग्जाम के समय जब आपके ब्रेन पे स्ट्रेस होता है, तो बहुत लोगों को बहुत बार मोशन पास करना पड़ता है, थोड़ा सा एंजाइटी होता है, लगता है कि पेट फूल रहा है, मुझे बहुत मितली जैसा आ रहा है। तो ये सबने फील किया है। तो ये गट ब्रेन एक्सिस एक्चुअली सबके साथ जुड़ा हुआ है। तो आईबीएस जो है ये गट ब्रेन एक्सिस का एक डिसऑर्डर है। अगर जब आप ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे, आईबीएस आपका आएगा। आईबीएस के सिम्टम्स आपको लेने पड़ सकते हैं। और स्ट्रेस लाइफ में ऑब्वियसली पेट का बीमारी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करता है। वो डिस्पेप्सिया जो हम लोग बोलते हैं, एसिडिटी होना, पेट में डिस्कम्फर्ट होना, थोड़ा मितली आना, मोशन बार बार पास करना। बहुत लोगों को होता है कि कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं होना, एक बार बाथरूम गए और फिर उनको लगा कि नहीं इस बार पूरा नहीं हुआ, फिर हमको जाना पड़ सकता है। तो ये सब प्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस के साथ। तो ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ इज़ अ वेल्दी लाइफ, पहले से सेइंग है। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ये ऐसा विषय है जिस पे तो आधे घंटे का समय हम लोगों को कम पड़ जाएगा, पर समय तो हम अभी हमारे पास यही है। तो सर जाते जाते आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शकों के लिए एक ही मैसेज है कि ऑब्वियसली हेल्दी लाइफ लीड करिए, वेट पे कंसंट्रेट करिए। अभी के टाइम पे सब लोग लग्जरी लाइफ, एक लेविश लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कारण मैक्सिमम लोगों में ओबेसिटी की चांसेस बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए और हेल्थ, ट्राई टू ईट फाइबरस फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके कम खाएं और खुद को स्वस्थ रखें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे शेयर की और सबसे खास बात ये रही सर कि आपने बहुत ही जनरल लैंग्वेज में आपने सारी चीज़ें बताई जो हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छे से पहुंची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आज आने के लिए हमारे स्टूडियो में। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि सर के द्वारा जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई कि आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, आप थोड़ा सा जो हमारा लग्जरियस लाइफ स्टाइल है ठीक है, वो सबके पास पैसा होता है, सब लोग अच्छा खान पान अच्छा जीना चाहता है, लेकिन होता क्या कि बहुत ज़्यादा पैसा होने के बाद लोग थोड़ा सा काम करना कम कर देता है, उनमें लेजीनेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को दूर कीजिए, क्योंकि बहुत कितना भी आपके पास पैसा हो जाए, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर वो सब पैसा बेकार है, क्योंकि नॉर्मल तौर पे कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसलिए आप लोग अच्छा खान पान रखिए, अपना जीवन शैली अच्छा रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ जीवन। थैंक यू सो मच।